ओके क्लास, हेलो। तो बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, सॉरी इवनिंग हो गई है। तो ओके क्लास, तो यहाँ पे देखो बेटा, हम लोगों ने बात की थी कि अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने जो है CUET के जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं। पहले बताएं, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी वॉइस आ रही है? ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं बताएं प्लीज़। यस, ओके। यस सर हाँ, आगे। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग को CUET के जो प्रीवियस के जो पेपर्स हैं जरा उनको देखना है। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा CUET 2025 के पेपर की, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो लास्ट ईयर 2025 में जो पेपर आया है, इसमें बेटा 40 क्वेरीज हैं आउट ऑफ 75। 40 क्वेरीज थी हमारी जो अपीयर हुई थी कंप्यूटर के सेक्शन में, ठीक है। और करीब 25 मैथ था और रीजनिंग, ये सब चीज़ें थी। तो 40 क्वेरीज हैं, इनको वन बाय वन हमें देखना है। और आप क्या देखोगे इसमें कि मेनली जो है DS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी जो है सबसे मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। बूलियन एंड और नंबर सिस्टम तो देखेंगे, शायद कोई क्वेरी आ गई हो, हाँ कुछ होंगी, एक दो थियोरटिकल क्वेरी, लेकिन बेटा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेरी यानी कहें ना तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही कम है, ठीक है। हालांकि एक खास बात भी है कि पेपर की जो स्टार्टिंग है वो न्यूमेरिकल से ही है, ठीक है। तो आइए चलिए वन बाय वन देखते हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में बात करूंगा। और नंबर 2 कि सारे सॉल्यूशन बेटा मैंने स्लाइड में ही डाल दिए हैं, इससे आपके लिए बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये मैं भी शेयर भी कर दूंगा आपको, ठीक है। पूरा जो PDF है आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि उसमें फिर मैंने बहुत लंबे सबके जो सॉल्यूशन है हर क्वेरी के बहुत ही लंबे सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिए कि अगर आप उनको बैठ के फिर आराम से यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास में कवर की हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम लोग स्टार्ट अपनी पहली क्वेरी से, ठीक है। नंबर 1 आइए। तो ये देखिए बेटा, ये पहली क्वेरी आई है पेजिंग से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने किया था यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट। क्वेरी देखिए क्या है, इन अ पेजिंग सिस्टम फॉर मेमोरी मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। और फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने फिजिकल यहाँ पे बताया है क्या, लॉजिकल कितना एड्रेस है हमारे पास 32 KB, पेज साइज है 4 KB, फिजिकल मेमोरी इज गिवन 64 KB। तो क्या है बताओ कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे लॉजिकल एड्रेस में, और पेज फ्रेम कितने होंगे फिजिकल मेमोरी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा है, तो बहुत ही ईजी क्वेरी है, हम लोगों ने ये सब किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल मेमोरी कितनी दी है उन्होंने 32 KB, और एक पेज कितना है बेटा 4 KB का। तो यानी कि आप 32 KB को 4 KB से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 8 पेजेस हो गए। और ऐसे ही अगर आप जो फिजिकल मेमोरी की बात करो तो फिजिकल मेमोरी देखो कितनी दी है इन्होंने, सॉरी ये लॉजिकल थी, और फिर फिजिकल मेमोरीज गिवन 64 KB। और एक पेज का साइज आपको पता है कि जो पेज होता है उसको हम लोग लॉजिकल मेमोरी में कहते हैं, पर जब वो फिजिकल मेमोरी में जाता है रैम में, देन द सेम थिंग इज नोन एज फ्रेम, ठीक है। तो जो पेज का साइज होगा वही फ्रेम का साइज होगा, तो इसको भी 4 KB से डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, यानी कि 16 फ्रेम मिलेंगे आपको जब आप 64 को 4 से डिवाइड करोगे। तो यानी बेटा मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी 8 एंड 16, ठीक है। तो अपना ऑप्शन चूज करिए, देखिए नंबर 3 पे है 8 एंड 16। तो आप देखो जो क्वेरी दी भी है बहुत ही ईजी दी है ना, कोई भी बड़े आराम से कर सकता है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले पेज में देखिए इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वहाँ स्लाइड पे डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैंने अगले पेज पे पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, आप इसको बड़े आराम से फिर बैठ के रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आइए देखिए हैशिंग। अब आगे सीधे कहाँ, DS में जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था, ऑल द एलिमेंट दैट हैश टू द सेम स्लॉट आर प्लेस्ड इनटू द सेम लिंक लिस्ट इन, ठीक है। कह रहे हैं कि बताइए कहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई आपने हैश फंक्शन बनाया और सब सेम वैल्यू कर रहे हैं जनरेट,
ठीक है, तो उनको आप क्या करते हो, सेम जो है लिंक लिस्ट में ऐड करवाते जाते हो। ये काम कहाँ पे होता है, तो देखिए बिल्कुल जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो सीधे एक ही तरफ आपको डायरेक्ट करता है, दैट इज चेनिंग। ठीक है, आपको और कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने ही नहीं है। हालांकि हम लोगों ने सब वहाँ पे देखा हुआ है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि जब बहुत सारे हैश मेथड के जो आंसर हैं वो एक ही तरफ जाएंगे तो वो चेनिंग पे जाएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं सूरज। ठीक है, सूरज वहाँ से आंसर कर रहे हैं। तो ये देखिए अगले पेज पे देखिए बेटा, सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें बाकियों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कि बाकी जो मेथड है वो क्यों आंसर नहीं है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल के बारे में बताया गया है, क्वाड्रेटिक के बारे में बताया गया है और लीनियर के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम बेटा जब एक आंसर दे रहे हैं ना, इस समय हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होंगे, अब हमें प्रिपेयर करना है अगले 10-12 दिन के अंदर, तो ध्यान रखो कि हमारी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि अगर मैं एक आंसर को अगर यस बोल रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए साथ में कि बाकी 3 आंसर रॉन्ग क्यों हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें सही आंसर नहीं पता होता 4 में। ठीक है, हमें एक थोड़ा सा अपनी लक और अपनी नॉलेज का सहारा चाहिए होता है। तो उसमें सहारा यही होता है कि अगर मैं किसी तरह ये पता कर लूँ कि बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग कौन से हैं, जो मुझे श्योर है कि ये तो आंसर नहीं है, तो चौथा आपको अपने आप मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन ऑफ +0 एंड -0। कहने की ये बताइए +0 और -0 का IEEE 754 में क्या अंतर होगा। एक +0 है और एक -0 है। तो देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, तुमको पता है कि क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। आपको मैंने कैसे कहता है कि भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका साइन बिट होता है, फिर आपका क्या होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है, मैंटीसा। अगर तुम जब 0 को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो तुम्हारा जो भी एक्सपोनेंट पार्ट होगा वो 0 होगा, पूरा जो मैंटीसा का पार्ट है वो भी तुम्हारा 0 होगा। ठीक है कि नहीं। तो ध्यान दो, एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा पार्ट विल रिमेन द सेम, लेकिन जो चेंज होगा दोनों में, जो चेंज होगा वो खाली कहाँ पे होगा, साइन बिट में। कहने का मतलब ये कि तुम अगर +0 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुमको पता है कि पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या होगी, 0 होगी, और अगर वहीं निगेटिव 0 रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारी साइन बिट क्या होगी, सॉरी 1 होगी। मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे जो साइन बिट होगी निगेटिव के लिए दैट विल बी 1। तो केवल जो फर्क होगा वो कहाँ पे होगा, पहली बिट का। तो और जरा यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर है। हैव द सेम साइन बिट, नो, डिफर इन द साइन बिट, है ना, कि केवल जो साइन बिट है वो अलग होगा। तो आई होप इसका आंसर 2 होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम चीज बताई गई है कि जो तुम्हारे एक्सपोनेंट बिट, मैंटीसा बिट, ये सब तो 0 पे ही होंगे, लेकिन +0 और -0 में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। आइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डू नॉट हैव मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। वाइल सीक्वेंशियल सर्किट हैव मेमोरी एलिमेंट, पहली बात तो बिल्कुल सही है जो पढ़ के मैंने देखा। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट, वाइल द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिपेंड ऑन द बोथ करंट एंड पास्ट इनपुट। ये बात सही नहीं लग रही है मुझे। फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ये बिल्कुल गलत है, ये सीक्वेंशियल होते हैं। एंड मल्टीप्लेक्सर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ये बात सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं ए और डी मुझे सही लगे हैं। देखते हैं आंसर, वेरी गुड, आंसर भी बेटा वही है, ए और डी। तो यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशनल एंड लॉजिक सर्किट के कुछ फीचर डिफाइन किए और वो भी बड़े इजी वाले फीचर। ध्यान रखना जो कॉम्बिनेशन सर्किट है इनमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट में जाओगे तो 2 नाम जरूर याद रखना, फ्लिप फ्लॉप, क्या है आपका, फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेज, एंड बेटा दे वर्क अपॉन द मेमोरी इनपुट। ठीक है, मेमोरी इनपुट के ऊपर काम करते हैं हमारे जो फ्लिपकार्ट और लैचेज हैं। तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ को अच्छे से बता दिया गया है, इसको जब आप पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको अपने यहाँ पे सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। लो अब फिर आ गए हम कहाँ पे, डीएस में, डेटा स्ट्रक्चर, और बात हो रही है बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस एंड डीएफएस कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, याद है किसी को, ग्राफ में। ठीक है ना, जब हम लोगों ने ग्राफ किया था तो वहाँ पे बीएफएस एंड
DFS ट्रैवर्सल ग्राफिक सीखा था, ट्रेवल में, है ना? हाँ ग्राफिक ट्रेवल में। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? अब सर बोल रहे हैं ग्राफ में पढ़े थे जब ट्रेवल पढ़ाए थे आप। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं तो मेरी बाकी इसमें जो रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी हैं वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं ना। तो अब देखो, ये क्वेरी को मैं टफ वाली कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि BFS और DFS पे काम तो करना हम सबको आता है, पर उनके क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये कौन कितना याद रख पाता है, सही है ना? तो इसको तो वही लोग मतलब जो है वही आंसर कर पाएंगे जो जिन लोगों की मेमोरी कैपेसिटी बड़ी अच्छी हो, सही है ना? कि भाई BFS कैसे काम करता है हमें बड़े अच्छे से पता है, DFS कैसे काम करता है ये भी हम जानते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 फीचर बता रखे हैं किसके, BFS के, 2 बचा रखे हैं DFS के। तो और देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए सही आंसर दिया उन्होंने A एंड C। तो A एंड C की तरफ आइए, देखिए क्या दिया है कि जो BFS है, यानी BFS की फुल फॉर्म क्या है बेटा, ब्रेड्थ फर्स्ट करके है, और DFS क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो एक ब्रेड्थ पे चलता है, ठीक है, यानी कि राइट लेफ्ट मूव करके चलता है, और एक सीधे नीचे की तरफ मूव करता है जो आपका है DFS। तो दोनों के फीचर दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या बोला है, जो आंसर आया है आपके पास A और C, यानी A एंड C आर द करेक्ट वन, कि ये जो BFS है दैट ऑलवेज फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल सही बात है। और जो C वाला है दैट इज DFS डज नॉट गारंटी फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला रूल है बेटा ये जरूर याद रखना, ठीक है, BFS और DFS का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए यही सेम क्वेरी आई है, 2024 का पेपर देखेंगे वहाँ पे क्या आया है, ऐसे ही देखिए फिर क्या दिया है। लो अब देखो ग्राफ के बाद अगली क्वेरी किस पे आ गई है, हीप के ऊपर। यानी आप क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे हर एक टॉपिक मेरे सामने आ रहा है एक एक करके, ठीक है। तो हीप भी क्या पता आपको याद होगा, मैक्स हीप होती है, मिन हीप होती है, इट इज़ सेम लाइक अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री यानी आपको लेफ्ट टू राइट सारे नोड में वैल्यू मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पेरेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, अपने दोनों जो चाइल्ड की वैल्यू से या तो ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर कम होगी। यहाँ पे मेन वैल्यू मानी जाती है रूट की। अगर बेटा रूट की वैल्यू अपने पेरेंट की वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, मैक्स हीप है। और अगर जो है हमारे रूट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से कम है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ मिन हीप, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हुई थी और इसका बड़ा अच्छा यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने सीखा था। है ना कि सब देखो ऐसे चलता है। यहाँ पे क्या कहानी थी कि अगर बेटा हम किसी आपको नोड का यहाँ पे इंडेक्स बता दें, किसी भी नोड का इंडेक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोड आपके सामने क्या बना है 15, और देखो यहाँ का क्या इंडेक्स दिया हुआ है 3, इंडेक्स का क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो कह रहे बताइए इससे आप क्या चीज़ पता नहीं लगा सकते, समझ गए ना, क्या क्या चीज़ें पता नहीं लगा सकते। तो देखिए बड़ा आसान है, अगर आपको पता है कि मेरा ये जो नोड नंबर 3 है इसका तुम्हें अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट जानना है कि वहाँ का इंडेक्स क्या होगा तो बड़ा इजी है, 3 2 जा 6 आपको सिखाया गया था, ठीक है। राइट वाला अगर जानना है तो 3 2 जा 6 + 1, ठीक है, यानी कि बहुत ही इजी है। एक तरफ क्या मिल रहा है 2x और एक तरफ क्या मिल रहा है 2x + 1। ऐसे ही अगर आपको कभी अपना पेरेंट जानना हो, फॉर एग्जाम्पल तुम 6 पे हो और कहा कि बताओ तुम्हारे पेरेंट की क्या पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा 6/2, मुझे आंसर मिल जाएगा 3। या क्या है 7/2, तो भी क्या आता है 3.5 और उसका लोअर बाउंड कर दो, तो 3.5 का लोअर बाउंड क्या होगा 3 होगा। यानी अगर ये इंडेक्स अगर चाइल्ड का है तो पेरेंट निकालना बड़ा आसान है, 2 से डिवाइड कर दो, और अगर अपने लेफ्ट और राइट निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हम बड़े आराम से, अगर आप मुझे इंडेक्स बताओ तो मैं क्या क्या पता लगा सकता हूँ, पेरेंट पता लगा सकता हूँ, लेफ्ट का पता लगा सकता हूँ, राइट का पता लगा सकता हूँ, लेकिन बेटा क्या पता नहीं लगा सकता मैं कि हीप का साइज कितना है ना, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये पता लगाना बेटा टफ है। तो यानी मेरी तरफ से जो इसका आंसर होना चाहिए
दैट विल बी 2। तो जरा हाँ ठीक है, देखिए 2 ही दिया भी है, हीप साइज और वही सारी कहानी बताई है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। ठीक, और आगे चलते हैं, देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको जो मैंने शीट दी है, ठीक है, तो जब आप उधर एरेज में जाओगे, एरे वाला जो चैप्टर है उसमें देखना शीट में, उसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं बेटा, ठीक है, उन सब की मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लिख के दी है आपको, और कहा था कि इनको याद जरूर रखना क्योंकि इनके ऊपर क्वेरी जरूर आती है। और देखिए वही सेम क्वेरी आ गई। मैंने कहा था जितनी सॉर्टिंग टेक्निक है उन सब की आपको जो है अच्छे से याद रहनी चाहिए कि क्या जो है टेक्निक, सॉरी, इनकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा बबल सॉर्ट है, ठीक है, बाइनरी सर्च है, नोड रिमूव करना है किसी सिंगल लिंक लिस्ट से, ठीक है, तो ये सब है। तो देखो इन सब की यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ पे फिर से इसलिए आपको दे दी है, ये देखिए चारों की, कि देखिए अगर आपको हेड नोड अगर रिमूव करना है किसी भी लिंक लिस्ट से, ठीक है, अगर हेड नोड रिमूव करना है तो तुमको पता है सबसे पहली पोजीशन पे होगा, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कितनी होगी, ओमेगा ऑफ 1, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ 1 कह सकते हो। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो बाकी की भी दे रखी, तो सबसे कम क्या है आपकी, ऑर्डर ऑफ 1, यानी एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की हो गई कि मेरी जो शुरुआत होगी आंसर की वो बी से होनी चाहिए। तो लेकिन बी वाले भी 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 भी है और 3 भी है। इसके बाद फिर कौन आ जाता है मेरा, बाइनरी सर्च। इसका क्या होता है बेटा, लॉग एन। लॉग एन क्यों होता है, क्योंकि हर कंपेरिजन के बाद तुमको पता है कि साइज क्या होता है उसका, श्रिंक हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मेरा मर्ज सॉर्ट, वो क्या हो जाता है, एन लॉग एन। और सबसे लास्ट में जो आता है दैट इज बबल सॉर्ट, उसका क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर, और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी जो बबल सॉल्ट है ए, वो सबसे बाद में आना चाहिए। तो ये मुझको अपने सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो मैं तुमको सही सही बताऊं तो 2 आंसर तो मुझे आते थे, बाकी मुझको भी नहीं याद हैं। एक तो मुझे कौन सा याद है कि अगर किसी भी लिंक लिस्ट का अगर हेड नोड रिमूव करना हो तो O1, और दूसरा कौन सा एक मुझको याद रहता है, दैट इज ऑफ बबल सॉर्ट, और जो तीसरा एक याद होता है, थोड़ा सा कभी कभी याद आ जाता है, दैट इज बाइनरी सर्च, लेकिन मर्ज सॉर्ट का मुझे नहीं याद होता। तो अगर मुझे 2-3 भी आते हैं, तुम देखो अगर मुझे 2 आते हैं तो भी मैं अपना सही आंसर ढूंढ सकता हूं। तो तुम्हें करना क्या है, ज़्यादा नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सर्च, इन 4 चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी याद करके रखो, सब शीट में दे रखी हैं, और वहाँ नहीं तो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेरी तुम्हें जरूर मिलेगी, ध्यान रखना। तो इसका सेकंड ऑप्शन था आंसर। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी। कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क है, कैश है, रैंडम रैम है, और क्या है आपके पास, रजिस्टर। कहा है कि अरेंज द अबोव मेमोरीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस स्पीड फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। कह रहे हैं कि सबसे फास्ट से सबसे स्लोवेस्ट। तो बेटा जो मेमोरी सीपीयू की जितने प्रोसेसर के जितना पास होती है वो उतना ही फास्ट होती है, और जो जितना दूर होती है वो उतना ही स्लो होती है। आप जानते हैं सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी यानी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, रैम, और रैम के पहले कौन होता है, कैश, और कैश के पहले कौन होता है, सीपीयू के जो रजिस्टर होते हैं। तो यानी सबसे पहले मेरा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, डी वाला आना चाहिए। ठीक है, डी स्टैंड फॉर रजिस्टर। फिर कौन है, इसके बाद कैश मेमोरी, और कैश के बाद कौन आता है, मेरा रैम आता है, और रैम के बाद आती है HDD। तो अब इनके जो ऑप्शन है वो देख लो, डी था, उसके बाद कैश है, डी के बाद बी है, फिर रैम है, रैम के लिए सी है, और ए है, तो DBCA। ठीक है, तो देखिए DBCA में मेरा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, दैट इज नंबर 4। तो ये सिंपल क्वेरी आ गई है ना, ये थोड़ी सी सिंपल है। आई होप कि इसका आंसर ज़्यादातर लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, which CPU scheduling algorithm prefers the process with the shortest burst time। कह रहे हैं कि जो वो इन प्रोसेस को प्रायोरिटी पे हैंडल करेगा जिनका बर्स्ट टाइम, यानी जिनको CPU पे बड़ा कम टाइम चाहिए हो, उनके ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है ना, तो देखो FCFS जानते ही हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
फिर राउंड रॉबिन में जानते हो सबको बराबर बराबर टाइम देना है, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसका कितना बस टाइम है। और फिर क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, तो यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है, यहाँ तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कौन बचा मेरे पास, SFJ। ठीक है, SFJ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसको CPU पे सबसे कम टाइम चाहिए हो, ठीक है, दैट विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट। तो इसका जो आंसर है ये भी बहुत इजी है, SFJ। अगर आप शेड्यूलिंग पढ़ोगे तो आई होप कि इसका आंसर भी बहुत ही ईजी है, ज़्यादातर लोग दे देंगे। ठीक है, फिर ये क्या आ गया, क्वेरी आ गई फिर से कहाँ थे, DS से, यानी कि कौन सा एरिया है, ये ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू वेयर एज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एज। ठीक है, एक फिगर दी है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, कहा है कि दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एज, कि अगर आपको नंबर ऑफ एज पता है तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एडजेंसी लिस्ट इज डैश ई। फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एडजेंसी लिस्ट ऑफ 2E एंड 2E। सही है। फॉर अ डेंस ग्राफ एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इज प्रेफरेबल, ये भी बिल्कुल सही है। द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ इज डिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। इन नंबर 4 वाले पे शक है हम लोगों का, यही वाला बेटा शायद रॉन्ग होगा। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। आंसर दे रखा है नंबर 2, यानी A, B एंड C। हाँ सही है बेटा। ठीक है, तो A, B, C ये सब आपको जो शीट दी गई है वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बिल्कुल सेम वे में। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ोगे, क्योंकि ये सब देखो क्या है बेटा, थियोरेटिकल क्वेरीज है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है। तो वही मैंने कहा कि आपके ये सब पढ़ने का टाइम है, कि आपको जितनी भी मैंने शीट्स दी हैं जो उसकी PDF एंड DS की, हालांकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि बेटा ग्राफ के ऊपर इतनी क्वेरी पूछ रही जाती है। यहाँ तो इन लोगों ने 2-2 क्वेरी दे दी। यूजुअली हम लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वहाँ से इतनी क्वेरी देखते नहीं हैं, पर यहाँ पे देखिए 2-2 क्वेरी दे दी हैं। तो इसलिए मैंने बोला ना कि हम लोग को किसी भी एग्ज़ाम में तैयार रहना पड़ता है कि पता नहीं कैसा पेपर सेट होने वाला है। यानी कि जिन टॉपिक्स को हम बड़ा लेस इम्पॉर्टेंट मान के चल रहे हैं वहाँ से। अच्छा खैर, ये तो आप जानती हो, जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी मैंने बात की थी कि ये तो आनी ही आनी है ना। द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम याद आया सबको? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डेडलॉक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था, और कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया था, बाय यूजिंग सीमाफोर्स, यूज ऑफ ओवरलेज, बाउंडेड वेटिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूसन। वो तो सब बेटा तुमको पता है ना, वो तो सब डेडलॉक के फीचर्स हैं, है ना। सॉल्व कैसे किया था याद है? हम लोग क्या टॉपिक चल रहा था? सेमाफोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा सेमाफोर्स का यूज किया था डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सूरज ने शायद कोई मैसेज डाला है, क्या कह रहे हैं सूरज? 1 मिनट बेटा देख रहा हूं मैं। सर मेरे पास सीट नहीं है। हाँ, सीट के लिए बोल मैंने रहा था, सुन मैं लिया सीट आपके पास शीट नहीं है सूरज। तो आप क्या करिए कि मुझको बेटा व्हाट्सएप अगर हो तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा हाय। तो आज जैसे आज मैंने मॉर्निंग में कई लोगों को भेजी है, ठीक है, तो मैं आपको भी सर फॉरवर्ड कर मेरे दूँ। पास नंबर भी नहीं है सर, मेरे पास नंबर भी नहीं है। अरे तो फिर कैसे होगा बताओ? चलो ठीक है, अभी क्लास के एंड में देखता हूँ, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अभी अभी मैं नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलो आओ यहाँ पे वापस आते हैं अपने काम पे। तो मैंने क्या बताया कि ये भी बहुत ही इजी क्वेरी थी। अच्छा कि इसमें कहीं कुछ उन्होंने लॉजिक वो सब नहीं, खाली पूछा कि सॉल्व कैसे किया था। तो हमें पता है ऐसे सॉल्व किया था बाय यूजिंग द सीमाफोर, और बाकी पूरी कहानी यहाँ पे लिखवाया हुआ है कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसन, क्या होता है बाउंडेड वेट। तो ये हम लोगों ने सब बात की थी कि ये सब हमारे फीचर होते हैं किसके लिए? डेडलॉक के लिए। इसके बाद फिर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक विच हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। कह रहे हैं कि डेडलॉक हो चुका है,
अब आप देख रहे हैं ना प्रोसेस मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि डेडलॉक हो चुका है, यानी कि अब कुछ तुम उसको, ये नहीं कि उसको सेव कर जाओ या उससे बच के निकल जाओ। अब बताओ कहेंगे रास्ता क्या है तुम्हारे पास। प्रोसेस टर्मिनेशन, नॉन प्रीमिशन ऑफ रिसोर्सेज, सर्कुलर वेट, बैंकर एल्गोरिथम। तो तुम क्या देखते हो, सारे आंसर कुछ इलॉजिकल टाइप के हैं, एक को छोड़ के। क्या आपको ये जो सिखाया गया है कि जब डेडलॉक जब हो ही जाए तो अब तो एक ही रास्ता है कि धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करना शुरू करो। क्या ढूंढने पड़ेंगे आपको, विक्टिम ढूंढो, कौन है विक्टिम, एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करना शुरू करो। क्या पता कि कोई एक ऐसी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए जिसके कारण पूरे सिस्टम में डेडलॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन जो है वो सबसे इजी वे होगा। तो ये देखिए वही ऑप्शन 1 दिया हुआ है और बताया भी है कि दैट फिट इज द रिकवरी मेथड वेयर वन और मोर प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक आर टर्मिनेटेड। कि जिन प्रोसेस के कारण डेडलॉक लगा हुआ है उनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1 बाय 1 टर्मिनेट करना शुरू करते हैं। और कोई एक ऐसी मतलब जो है स्टेज आती है जहाँ पे एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते ही मेरा डेडलॉक ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल एंड बेस्ट वे है। इसके बाद अगली क्वेरी देखिए, दे दी बुलियन से, कहा है कि द फॉलोइंग सर्किट जनरेट द सेम आउटपुट एज। तो एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और कहा है कि देख के बताइए कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा, ए बार बी बार हो गया ये, और ये ए और बी यहाँ से निकला, ये ए बी हो गया है ना। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पे आंसर आया वो क्या आया, ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गेट होता है बेटा, एक्सनॉर गेट होता है। ठीक है, ये हम और जब पढ़ा था तभी मैंने कहा था कि दो चीज़ों का बूलियन एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। एक तो ये ए बार बी प्लस ए बी बार, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सॉर गेट को। समझ गए ना। तो एक्सॉर और एक्सनॉर, इन दोनों का बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे ही आप ये सॉल्व करते हो आपके सामने दिखाई पड़ता है ये वाला एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार बी बार, हम समझ जाते हैं कि ये एक्सनॉर गेट है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेरी है, आपको कुछ ज़्यादा मैथ नहीं लगानी। इसके बाद है क्या चीज़ देखिए, द क्विकेस्ट एंड रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट प्रोसीजर डिफर इन। कह रहे हैं कि जो ये भी थोड़ी सी क्वेरी टफ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए क्विक सॉर्ट तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो रैंडम क्विक सॉर्ट है ये केवल ऐसी थियोरेटिकली बता दिया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसका हम लोग प्रोग्राम चला के दिखाते हों। ठीक है ना, तो ये केवल एल्गोरिथम बेस्ड है। और खैर, और जो क्वेरी है वो भी थियोरेटिकली है। तो कह रहे हैं कि ये जो दोनों क्विक सॉर्ट की जो टेक्निक है इसमें क्या फ़र्क है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो इनके नाम में ही आंसर है, जो सेकंड वाला, थोड़ा यहाँ में लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। कि देखिए जो क्विक सॉर्ट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक हमको पाइवट ढूंढना पड़ता है। और जो पाइवट एलिमेंट है वो या तो हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं पाइवट में। लेकिन जो रैंडमाइज जो होता है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग पहला या आखिरी नहीं, रैंडम ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट को हम एक पाइवट एलिमेंट मान लेते हैं और अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पे जो आंसर है मैं आपको सही बताऊँ तो क्या है, पहला वाला, सिलेक्शन ऑफ द पाइवट एलिमेंट। और क्या फ़र्क है वो यहाँ पे बता रखा है। और वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि जो क्विक सॉर्ट की जो टेक्निक है वहाँ पे फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट आई थिंक लेते हैं। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, हाँ यही दिया भी है, एग्जाम्पल इज फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। लेकिन जब रैंडमाइज क्विक सॉर्ट करोगे तो वहाँ पे हम लोग पाइवट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। पर ये क्वेरी मैंने क्या बोला, ईजी नहीं है, मुझे पता है कि ये क्वेरी ईजी नहीं है। नंबर 15 पे आई है, ये कहानी आ गई लिंक लिस्ट की। ओके, 4 स्टेटमेंट दिए, कहा है कि इनको सही ऑर्डर में लगाओ। काम क्या करना है, हाँ क्या करना है, विद दैट सर्चिंग द फर्स्ट एलिमेंट विद द की के इन द लिंक लिस्ट। कह रहे हैं मुझे अपनी लिंक लिस्ट में एक वैल्यू सर्च करनी है के। तो बेटा लिंक लिस्ट है यानी कि कई एलिमेंट होंगे ऐसे ऐसे,
ठीक है, सबसे जो लास्ट वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा, नल पे। पहला वाला क्या होगा मेरा, हेड होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट हेड होगा और सब एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होंगे। और अब मुझे एक लूप चलाना है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। वाइल x इज नॉट इक्वल टू नील एंड x डॉट की, यानी x इज माई पॉइंटर। ठीक है, जो करंट पॉइंटर है जो हेड से लेके एंड तक चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x में हेड की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी और हर बार मैं x इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट बोलूँगा। ठीक है ना, ये काम मैं करूँगा। तो पहला काम तो बेटा मुझे ये चाहिए, x इक्वल टू लिस्ट डॉट हेड। फिर मैं एक लूप चलाऊँगा नंबर 2 पे। तो सबसे पहले मैं b पिक करूँगा, फिर मैं a पिक करूँगा कि जब तक मेरा x कहाँ ना पहुँच जाए, नल पे या फिर मेरे x की k के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि इन सब के अंदर एक फील्ड है की और एक फील्ड का नाम है नेक्स्ट। तो जो भी मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ के, वो मैं सबकी की से बेटा कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर मेरी की अगर जो है मैच कर गई वैल्यू से, सर्चिंग वैल्यू से, तब तक एक लूप चलाओ। लूप के अंदर क्या करना है, x इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा c हो जाएगा और सबसे लास्ट में d हो जाएगा। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी लूप मेरा टर्मिनेट होगा, तो लूप बेटा कहाँ पे टर्मिनेट होगा, जहाँ पे भी मेरी की जो है k से मैच हो जाएगी, तुरंत ही वहीं पे लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और बाहर आते ही क्या करेंगे, रिटर्न x। मेरा जहाँ पे भी इस समय x पॉइंट कर रहा है उसी को मैं कर दूंगा रिटर्न। तो बी ए सी डी देखते हैं, बी ए, चलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 ही है, चेक करते हैं अपना आंसर। सही है बेटा, ठीक है, वही सेम चीज़ दे रखी है उन्होंने भी यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। तो बेटा जो मैंने शीट्स आपको दी हैं उनमें देखो बाकायदा इसकी एक पूरी क्लियर फिगर बनी हुई है। मैंने आपको यहाँ उस जगह टोका भी था। ठीक है, कि आप लोग देख लो, ये सेम क्वेरी आई है 2025 में। ठीक है, कि जो MS DOS का जो फॉर्मेट है उसमें 4 लेयर होती हैं। ठीक है, तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। MS DOS डिवाइस ड्राइवर, रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर, रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमें क्या करना है, इनर से बाहर। तो चलो जो हमें आता है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम सबसे बाद में होते हैं, उसमें भी एप्लीकेशन प्रोग्राम सबसे टॉप पे। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में डी आना चाहिए, उसके पहले बी आना चाहिए। तो देखें पहले कहीं दिख रहा है, हाँ एक तो मैच किया डी बी, ओके, यानी फिर तो काम बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन जाएगा बेटा ए और सी, यानी सबसे पहले हमको मिलता है रोम बायोस, फिर हमको मिलता है डॉस ड्राइवर, फिर होंगे क्या, रेसिडेंट प्रोग्राम, यानी बी एंड डी। तो ए सी बी डी सही है। तो देखो सबसे पहले बेटा रोम बायोस ड्राइवर है, फिर MS DOS डिवाइस ड्राइवर है, रेसिडेंट, और सबसे ऊपर मिलेगा आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं भी, मुझे चारों ऑप्शन नहीं क्लियर थे, हालांकि वो फिगर मैंने दे रखी है आपको। मुझे केवल 2 चीज़ें मालूम थी कि ये दो सबसे लास्ट में जाएंगे। सबसे टॉप पे जाता है डी, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम सबसे बाद में आता है। ठीक है, और इसके बाद होता है बी वाला, रेसिडेंट प्रोग्राम। ये 2 ऑप्शन मुझे क्लियर थे। ठीक है, इन दोनों में कौन ऊपर नीचे है ये मेरे को भी श्योर नहीं था, लेकिन मैंने क्या बोला कि हमें सारे ऑप्शन श्योर होने ज़रूरी नहीं है। 2-3 भी चीज़ें अगर मेरी मैच कर जाएं तो यहाँ पे MCQ का फ़ायदा ही यही है। मैंने बस खाली क्या देखा कि लास्ट में बी एंड डी कहाँ पे आ रहा है, सही है कि नहीं। अब कहीं अगर 2 ऑप्शन में बी एंड डी होता तो फिर मैं फंस जाता, है ना। तो ये चीज़ होती है कि क्योंकि मुझे खुद भी पता है इतनी सारी चीज़ें याद रख पाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये तो सब बेटा याद रहने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डिफाइंड बाई IEEE 754 नैन इक्वल टू नैन। बेटा क्या होता है नैन की, जब कोई कैलकुलेशन होती है और कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो कि इनफाइनाइट टाइप का हो, तो वो इसको क्या बोलता है, नैन, यानी नॉट अ नंबर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, नॉट अ नंबर। बेटा आपने 2 कैलकुलेशन की, 2 अलग अलग वैल्यूज़ आई,
जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो रेंज के बाहर चली जा रही हैं या फिर वो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रही हैं। तो क्या वो उन दोनों वैल्यू को कैसे करेगा रिप्रेजेंट? NaN और NaN। लेकिन अगर दो अलग अलग कैलकुलेशन है तो क्या दोनों के जो नैन वैल्यूज आई हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो क्या वो सेम होंगी? कभी नहीं होंगी। ठीक है ना, क्योंकि क्या पता है कि एक में कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रही है, पर सेकंड वाले में जो नैन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आंसर तो आ रहा है पर वो रेंज के बाहर चला जा रहा है। ठीक है ना, तो दो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमेशा ध्यान रखना कि दो नैन वैल्यू, अब आप कहेंगे सर दोनों देखने में तो लेफ्ट में सही है, पर इनके जो बैक में जो चल रहा है, बात समझना, इनके जो बैक में जो चल रहा है वो चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, मान लो +1, यहाँ पे चल रहा है क्या, -1। ठीक है, और ये दोनों ही ऐसी वैल्यू हैं जो क्या पता है कि नहीं हो पा रही हैं रिप्रेजेंट, तो हम उनको नैन लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम है। तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? फॉल्स आता है। ठीक है, आई होप फॉल्स ही दिया भी होगा। यस, यही दिया है इन्होंने भी। चलो आगे देखते हैं। इन अ बाइनरी सर्च ट्री द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ की इज O log n फॉर डिलीशन ON। अच्छा बेटा, बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, तो बेटा बाइनरी सर्च ट्री में जब भी हम लोग वर्स्ट केस लेते हैं तो ध्यान रखना हम अपना ट्री क्या मान के चलते हैं, कुछ ऐसा। और ऐसे की को क्या बोलते हैं? स्क्यूड की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पूरा ट्री एक ही तरफ मेरा झुका हुआ है। कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहां पे देखो, अब तुमको कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो कहां पे करोगे? सबसे लास्ट में। ठीक है, या अगर तुमको रिमूव भी करनी पड़ जाए तो अब हमने आपको नंबर 6 दे दिया तो तुमको सारे नोड ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। तो तुम्हें चाहे वैल्यू इंसर्ट करनी हो चाहे तुम्हें वैल्यू रिमूव करनी हो, तुमको जाना कहाँ पड़ेगा? पूरे अपने n नोड को ट्रैवर्स करते हुए। सही बात है ना। तो यानी अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो मेरा आंसर दोनों सिचुएशन में क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है जो मुझको दिखाई पड़ रहा है नंबर 3 पे, मैं जाऊँगा इसके साथ और ये देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, और देखो वही रीज़न यहाँ पे बता दिया गया कि अगर वर्स्ट केस है तो क्या होगा? द ट्री कैन बिकम एस्क्यूड। ठीक है, और कैसा फॉर्मेट होता है मैंने अभी भी आपको दिखाया। कह रहे हैं बेटा एक मेमोरी कैपेसिटी है 32 किलोबाइट इंटू 16, हाउ मैनी एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्वेरी है। तो देखो यहाँ पे 32K मेमोरी है। 32K का क्या मतलब हुआ बेटा? चलो सीधे आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 32K का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये देखिए 32, और इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 32 को 1024 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो आपको पता है कि जो 32 होता है ये कितना होता है बेटा? तो 2 की पावर 5, और ये क्या होता है? 2 की पावर 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 की पावर 15। ओके, समझ गए। तो देखो 2 की पावर 15 आ रही है, और तुम अगर 2 log n के हिसाब से काम करो, सॉरी log 2n के हिसाब से, तो ये देखो n की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है? 15, यानी कि मुझको चाहिए 15 बिट। अगर मेरे पास 16 KB की मेमोरी है ना, तो हाउ मैनी एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन। तो यानी जो मेमोरी एड्रेस लाइन है वो तो क्लियर है कि n की वैल्यू बेटा मेरी 15 आएगी, एड्रेस लाइन तो मेरी 15 आएगी, एड्रेस लाइन 15, यानी कि 2 and 4 में कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए पता लगाते हैं क्या नंबर ऑफ एड्रेस लाइन तो हो गई। ईच वर्ड इज ऑफ 16 बिट, पहली दे रखा है इंटू 16, तो हर एक बिट के लिए मुझे एक लाइन चाहिए होगी, तो वो तो आंसर यहाँ पे
ऑलरेडी दे रखा हुआ है कि मुझको इसके लिए 16 लाइन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए 16 हो गई और इसके लिए 15 हो गई, ठीक है। तो 15 एंड 16 विल बी द आंसर। तो यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा चलिए फिर से एक बाइनरी ट्री पे क्वेरी। आप देख रहे हैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, वो उन्होंने सब कुछ दिया है बेटा, ग्राफ भी दे दिया है, हीप भी आ चुका, आप क्या देख रहे हो, बाइनरी सर्च ट्री भी आ चुकी, जो हीप थी वो भी एक ट्री थी आपकी, कंप्लीट बाइनरी ट्री थी। अब आगे फिर से बाइनरी सर्च ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रनिंग टाइम इज डिस्टिंक्ट एमंग ऑल। कह रहे हैं कि जब बाइनरी सर्च ट्री है तो इनमें कौन से काम में हमारा जो रनिंग टाइम होगा वो बाकी सबसे अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ट्री सक्सेसर, फाइंड द सक्सेसर ऑफ गिवन नोड, ठीक है। ट्री मैक्सिमम, बोले मैक्सिमम निकालना है तो पूरे ट्री में घूमना पड़ेगा। इन ऑर्डर वॉक, प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ट्री इन ऑर्डर मैनर, ठीक है। एंड ट्री मिनिमम, फाइंड द नोड विद इन मिनिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम में तो सेम ही टाइम लगता है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते, है कि नहीं। यानी कि 2 एंड 3 को तो मैं आउट करता हूँ। इन ऑर्डर वॉक जब कर रहे हैं, और क्या है, सक्सेसर फाइंड करना। सक्सेसर फाइंड करने में भी बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि बेटा बाइनरी सर्च ट्री है, दो ही नोड हैं, या तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे। जैसे अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई मेरा अगर लेफ्ट पे जाना है तो क्या था 2 × i, और अगर राइट पे जाना है तो 2i + 1, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क रहता नहीं। तो जो यहाँ पे इन ऑर्डर वॉक है उसकी तरफ देखते हैं। तो चलिए वही आंसर भी है, मुझे भी इसका आंसर बिल्कुल भी श्योर नहीं था, मैं आपको बताऊं यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें लॉजिक यूज़ करना पड़ा। जैसे कि मैंने क्या बताया कि मैंने बाकी ऑप्शन के बारे में सोचा कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं, देखिए ट्री का मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, सारे नोड पे जाना पड़ेगा, आप जानते हो, ठीक है ना। और वही यानी कि हम, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या लगने वाला है, ON, क्यों, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल थ्रू ऑल द नोड। तो ट्री मैक्सिमम एंड जो मिनिमम में तो लगभग सिमिलर टाइप की ही प्रोसेसिंग है, सिमिलर टाइप का टाइम लगेगा। ट्री सक्सेसर यानी एक ट्री के दो ही नोड हैं, ठीक है, और एक होंगे या दो होंगे तो उसमें भी लगभग सब में सिमिलर ऑपरेशन होगा। लेकिन इन ऑर्डर जब ट्रैवर्सल होगा तो वहाँ पे अलग अलग ट्री के अंदर क्या हो सकता है कि अलग अलग बेटा टाइम प्लानिंग हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि जो ऑप्शन सही नहीं है उनको बाहर करने की, तो तब जाके मुझे अपने आंसर मिला, दैट इज इन ऑर्डर वॉक। तो पूरी कहानी जो मैंने अभी बताई है कुछ वैसी कहानी यहाँ पे भी सब देखिए समझा रखी है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट टू अ मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बेटा आई होप शायद मेरे सामने बूलियन की ये दूसरी क्वेरी आई है ना। एक अभी हम लोगों ने सर्किट डायग्राम सॉल्व किया था, तो चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। दिया इन्होंने A बार B बार प्लस AB और प्लस A बार B, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा पहले और तीसरे वाले में क्या करते हैं, A बार कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा B बार प्लस B और प्लस AB। तो ये आपका चला गया। अब A बार प्लस A और डॉट A बार प्लस B, तो A बार प्लस A आपका ड्रॉप हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा A बार प्लस B, ठीक है। तो ये बेटा मेरा सेकंड वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ मैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं। हाँ ठीक है बेटा, A बार प्लस B आएगा। और सॉल्व कैसे करना है ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी क्वेरी इजी थी आपकी। ये लीजिए, ये आपका आ गया, मुझे लग रहा है फ्लिपकार्ट, ये आपके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्वेरी, JK फ्लिप फ्लॉप के 4 इनपुट हैं, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। आई होप आप में से कई लोगों को याद भी होगी कि भाई देखो जब दोनों वैल्यू 0 0 पे हैं तो यानी इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे देखो ये सब हमें याद रहना चाहिए। सेट रीसेट, जब एक सेकंड इनपुट आपका 1 होता है वो सेट के लिए होता है, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, ठीक है। 0 0 हमारा क्या बताता है, नो चेंज, ठीक। तो ऐसे करके आपको ये 4 वैल्यू बेटा 100% याद रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेरी आपकी साल आ गई है तो अब आपके लिए तो नहीं आएगी, पर ये जो JK फ्लिप फ्लॉप है ये क्या है, आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का
सबसे सुपरहिट एग्जाम्पल है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप। और जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की तो मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग पूरी मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है। तो ये जो है, खैर चलिए, ये अब आपके लिए ज़्यादा यूज़ का नहीं बचा। इसके बाद है नंबर 3 पे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ए 3 to 8 लाइन डिकोडर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। 3 to 8 डिकोडर आपको मैंने कॉपी पे बनवाया है, इसकी पूरी जो वर्किंग है वो आपको मैंने सिखाई है, ठीक है। तो ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर से ऐसी क्वेरीज आ रही हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या पढ़ते हैं। द एनकोडर एनेबल इनपुट इज सेट टू 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला काम ही यही करना पड़ेगा कि पहले हमको इनपुट चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द डिकोडर एक्टिवेट्स वन ऑफ इट्स 8 इनपुट लाइन बेस्ड ऑन द इनपुट कोड, द इनपुट बाइनरी कोड इज अप्लाइड टू द डिकोडर। ये सी, ए के बाद बेटा सी आना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना इनपुट सेट को करूँगा 1 पे, उसके बाद फिर मैं बाइनरी कोड दूंगा, जो बाइनरी कोड है वो डिकोडर में अप्लाई होगा। और क्या करेगा, द डिकोडर कन्वर्ट्स द 3 बिट बाइनरी इनपुट इनटू 8 पॉसिबल। ये बिल्कुल सही है, डी पे, तीसरे नंबर पे। और चौथा ये होगा, द डिकोडर एक्टिवेट्स वन ऑफ इट्स 8 आउटपुट लाइन बेस्ड ऑन था, ठीक है, जो 8 आउटपुट लाइन है उनमें से कोई एक आपकी आउटपुट लाइन यहाँ पे एक्टिवेट होगी। तो ACDB ऑप्शन 3, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 3 है, आई होप, हाँ ठीक है, चलिए 3 वाला ही है। और ये पूरी जो है वर्किंग आपको मैंने करवा रखी है, वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो बूलियन वाले जो सेक्शन में जाएंगे और आखिरी की जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देखिएगा, उनमें आपको ये सारी जितने एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर सब बताया हुआ है, ठीक है। एडर है, हाफ एडर है, फुल एडर है, वो सब चीज़ें मिल जाएंगे। 24 पे देखिए क्या है, कंसीडर अ टिपिकल प्रोसेस PI इन द क्रिटिकल सेक्शन। कह रहे हैं कि कोई एक प्रोसेस है अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्या हुआ है भाई, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कोड टू मेक अ वैलिड जनरल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये भी आपकी शीट में बड़ा क्लियर फॉर्मेट दे रखा हुआ है, ठीक है। एक नहीं, बहुत बार जब आप जो अपनी प्रोसेस शेड्यूलिंग में जाओगे, वहाँ के जरा चैप्टर देखिएगा प्रोसेस मैनेजमेंट में, आपको ये चीज़ जो है एक बार नहीं, कम से कम 6-7 बार देखने को मिलेगी। कि आपको पता है कि जब भी कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाती है तो उसका एक जो जनरल फॉर्मेट है, क्या होता है, इसके पहले हमको चेक करनी पड़ती है, उसकी एंट्री सेक्शन होता है कि भैया मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाला हूँ तो एंट्री लेने वाला हूँ, तो उसके पहले जितनी भी कंडीशंस हैं वो बेटा सब चेक कर लेता है, फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, कोई और प्रोसेस तो नहीं है पहले से, या कोई और प्रोसेस तो नहीं है जो ऐसा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हो। तो वो जब एंट्री करता है तो क्या करता है, चेक करने के बाद सारी एंट्रीज बाकियों की क्लोज कर देता है, तब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, अपना काम करेगा, और जब काम करके बाहर निकलेगा तो कौन सा सेक्शन मिलेगा इसको, एग्जिट सेक्शन मिलेगा। यानी कि वो क्या करेगा, सारे लॉक खोल देगा कि बेटा मेरा काम हो गया, बाकी जो प्रोसेस है अब वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहती हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो क्रिटिकल के पहले एंट्री होता है, क्रिटिकल के बाद में एग्जिट होता है, और ये सबसे मेन है। और इसके बाद फिर क्या मिलता है मुझे, रिमाइंडर सेक्शन। तो सबसे लास्ट में आपका होता है रिमाइंडर सेक्शन। तो रिमाइंडर सेक्शन का है बी, ये सबसे बाद में होना चाहिए। तो ये मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है नंबर 3 पे, और देख लें बाकी मैच कर रहे हैं कि नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, एक भी चीज़ क्लियर हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एंट्री एग्जिट का नहीं याद है, पर अगर तुमको ये याद हो कि यार उसमें रिमाइंडर सबसे बाद में होता है, तो देखो रिमाइंडर भी सबसे बाद में होना चाहिए। तुम देखो चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे रिमाइंडर बी जो है सबसे बाद में है। लेकिन चलो अब हम बाकी को भी देख लेते हैं। मैंने कहा था कि एंट्री सबसे पहले होनी चाहिए, यानी सी, सही बात है। ये देखो नंबर 1 एंट्री, फिर ए पे क्या है आपका, क्रिटिकल सेक्शन, बिल्कुल सही है नंबर 2 पे, और फिर नंबर 3 पे क्या है आपका, एग्जिट सेक्शन। ये देखिए नंबर 3 पे एग्जिट सेक्शन। तो CADB, आई होप कि यही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। सही है बिल्कुल, ठीक है। ओ चलो कुछ आ गया भाई, मुझको लगा कि नंबर सिस्टम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं दी है। चलो एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या है कि बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट से जरा हमको, ठीक है, क्या बोला है, साइन 1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम
ठीक है, कहा है कि दो तरफ की वैल्यू जरा थोड़ी सी मैच करवा दो। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या कहानी है, ये देखो +6 और +13 कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करवाओ। क्या बोला है, अर्थमेटिक एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, और जो भी आंसर है उसको फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है कैसे, साइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो बेटा 19 का क्या होगा बेटा, बाइनरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 1 2 4 8 16। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये मेरा 19 का बाइनरी कोड है। और ध्यान रखो +6 और +13 कितना आएगा, +19 आएगा। सही बात है ना। तो ये हो गया मेरा 19 का। तो मुझे देखना है कि ये कहीं आंसर दिख रहा है कि नहीं मुझे। 10011 ये है। ठीक है, और देखो क्योंकि कैसा नंबर है और इसके लिए इन्होंने कितनी बिट दी है मुझको, 8 बिट। और चूंकि नंबर पॉजिटिव है ना, तो देखो 5 तो बिट में मेरा आंसर आ गया, बल्कि ये लो 7 बिट हो गया। पहली जो बिट होती है तुमको पता है वो साइन बिट होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है, तो यानी देखिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा इससे मैच कर रहा है। ध्यान दीजिए ए वाला जो मैच कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो पहले तो यही देख लो कि शायद इतने से ही काम चल जाए। तो ये देखो ए का 2 ए का 2, तो मेरा जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही मैच कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो गए, थर्ड एंड फोर्थ तो गए। अब चलो आगे वाला देख लेते हैं, बी का 1 दोनों में यही है, यानी कि ये यही होगा, इसमें फिर कोई शक नहीं है। ठीक है, ये हम चेक ही नहीं करेंगे। जहाँ पे मामला मिसमैच हो रहा हो वो देख लेंगे, है ना। सी पे मामला मैच कर रहा है, सी पे एक पे बोला है थर्ड, एक पे बोला है 4। तो अब यहाँ पे क्या कहानी है, चलो चेक कर लेते हैं। तो कहानी बेटा ये है, -6 -13 कितना हो गया, -19। तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे, -19 चौथा वाला, क्योंकि देखो पॉजिटिव 19 का आंसर मेरे आगे लिखा हुआ है। सही बात है ना, पॉजिटिव 19 का मेरे आगे लिखा हुआ है। तो इसको खाली क्या करना है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। सही है, और जब पूरे का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये हो गया क्या मेरा, 1's कॉम्प्लीमेंट, और इसमें एक और 1 ऐड कर दो तो 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 1 1 0 1 1 0 1। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। देखो इनमें कोई है, ये थर्ड वाला दिख रहा है, तो यानी फोर्थ का थर्ड वाला होना चाहिए, यानी कि ये मैच कर रहा है मेरा। सेकंड वाला ऑप्शन आई थिंक ये मेरा मैच करेगा। चलो देखते हैं, हाँ सेकंड वाला ही है। ठीक है, तो देखो सबका यहाँ पे बाइनरी। तो ये क्वेरी इजी वाली है पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना। क्यों, क्योंकि आपको सॉल्विंग करनी पड़ रही है, पर थोड़ा दिमाग से काम करिएगा कि आपको चारों ना सॉल्व करने पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं तो देखो मैंने केवल यहाँ पे पहला वाला सॉल्व किया। तो मैं सही बताऊं, जहाँ पे मैंने मेहनत की पहले वाले के लिए, कि मैंने क्या देखा +6 और +13 मेरा आंसर आया 19। तो ये देखो मैंने तुरंत जो है 19 का निकाला बाइनरी, वो भी पॉजिटिव है तो इसके आगे 0 लगाया। तो बेटा मैंने क्या देखा, मेरा पहला आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ इससे, पहला ही निकालते मुझे मालूम पड़ा कि थर्ड एंड फोर्थ आर आउट। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करिएगा, है ना, कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पहला सॉल्व करते क्या देखा कि 2 ऑप्शन आउट हो गए, अब बचे बाकी 2। तो ए तो मैंने सॉल्व ही कर लिया था, बी में दोनों में सेम आंसर दिया है, तो बी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सी पे मामला चेंज हुआ। तो सी पे क्या देखा मैंने कि +6, लेकिन जब चौथा देखा -13 एंड -6, तो -19। जैसी माइनस, तो तुम जानते हो कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट मेथड में, साइन कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया आपको सिखाया गया है कि हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं निगेटिव नंबर। तो आप क्या करोगे, तुरंत अपने पॉजिटिव वाले का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। कैसे, पहले पूरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट करो। ठीक है, क्या करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1, 1 को 0 में कन्वर्ट किया और उसमें एक 1 और ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर मैच कर गया। ये देखिए ये आ गया किसका बेटा, -19 का। तो आप ध्यान दो, तो मुझे केवल एक ही नंबर कन्वर्ट करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और मुझे इसी से अपने आंसर मिल जाएंगे।
कंसीडर अ पेज रेफरेंस दिस एज्यूम दैट 3 पेज फ्रेम्स अवेलेबल, कैलकुलेट द। अरे मुझे लग रहा है ये कोई तुम लोगों ने अभी की थी, LRU पॉलिसी यूज रिप्लेसमेंट। हमको लग रहा है बेटा ये काम हम लोगों ने अभी 1-2 क्लास पहले ही किया है यहीं पे, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे LRU पढ़ रहे थे, और मुझको तो कुछ लग रहा है कि वैल्यूज़ भी वैसी ही दिख रही हैं मुझे, ठीक है ना। ये क्वेरी हम लोगों ने अभी की है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। गेट के पेपर से या किसी भी फेमस जो है किताब से क्वेरी उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था, और चलो इसको एक बार करके देखते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या कहानी है कि 3 पेज फ्रेम है, और हमको ये बताना है कि ये पूरी आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या हुआ, आपने यहाँ पे 7 पास किया। 7 पास करते ही क्या होगा बेटा, यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। तो जहाँ जहाँ पेज फॉल्ट होगा मैं इसके ऊपर एक साइन लगा दूंगा ताकि मुझे याद रहे। तो 7 पे बेटा पेज फॉल्ट होगा और 7 मेरा फ्रेम में आ जाएगा। अगला कौन है, 0। तो 7 तो पहले से ही था, 0 पे फिर से पेज फॉल्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 पे फिर से पेज फॉल्ट होगा। 7 था, 0 था, और अब 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू आ सकती हैं, अब और नहीं आ सकती। अब देखिए जब 7 हो गया, 0 हो गया, 1, और 1 के बाद बेटा 2 आया। सब लोग ध्यान दो, 2 के लिए जगह ही नहीं है, यानी अब किसी एक को बनाना पड़ेगा विक्टिम, और इसको अपनी मेन मेमोरी से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन निकले बाहर, तो यहाँ पे देखिए जो एल्गोरिथम यूज हुआ है कौन सा, LRU, ठीक है ना, जो अभी सबसे कम यूज हुआ हो, ठीक है। तो LRU में क्या करना है आपको बेटा, पीछे देखना पड़ता है, पीछे की तरफ, ठीक है, कि कौन सा पेज है जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1 अभी अभी यूज हुआ है, यानी कि 1 सेफ है, 0 सेफ है। कौन यूज नहीं हुआ है बहुत देर से, 7। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 7 को त्याग करना पड़ेगा और 7 की जगह 2 आ जाएगा। तो यानी मेरे पेज की सिचुएशन अब ये हो जाएगी, ठीक है, 2 0 1। और जैसे ही अब देखिए 2 के बाद क्या आया, 0 आया। 0 लेकिन है मेरे पास, यानी कि कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस नहीं बनाऊंगा। अब इसके बाद अगला नंबर कौन आया, 3 नहीं है कहीं पे। 2, ये देखिए याले अभी इस समय मेरे फ्रेम में 3 नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। देखना पड़ेगा कि कौन बहुत देर से यूज नहीं हुआ है। तो देखो 0 अभी अभी यूज हुआ है, सेफ है। 2 अभी अभी यूज हुआ है, सेफ है। कौन बनेगा विक्टिम, 1। तो ये देखिए 1 की जगह बेटा 3 आ जाएगा। चलिए 3 के बाद देखिए फिर कौन आया, 0। तो 0 पे क्या देख रहे हैं, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगी, 0 आराम से मिल जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट 4 पे पेज फॉल्ट होगी, क्योंकि 4 तो नहीं है इस समय फ्रेम में। तो यानी फिर देखना पड़ेगा कि कौन कौन है। तो देखो 0 अभी भी यूज हुआ है, 3 अभी अभी यूज हुआ है, यानी सेफ है। यानी कौन जाएगा, 2 को बाहर जाना पड़ेगा, 2 की जगह 4 आएगा। 0 एंड 3 तो अभी जल्दी यूज हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर 2 का आया। 2 पेज में नहीं है, यानी कि फिर से पेज फॉल्ट होगा। अब देखिए पीछे चल के देखिए कि कौन कौन यूज हो चुका है। तो आपने क्या देखा, 4 अभी अभी यूज हुआ है, 0 अभी अभी यूज हुआ है, 3 बहुत देर से यूज नहीं हुआ है। तो यानी कि अब बेटा जो है 3 को हटा के 2 आ जाएगा। 2 के बाद ये देखिए तुरंत ही जैसे 3 को हटाया फिर 3 आ गया। तो देखिए 2 अभी यूज हुआ है, 4 अभी यूज हुआ है, यानी जो विक्टिम है वो कौन बनेगा, 0। तो ये आपका क्या हो गया, 4 3 2। तो आप देख रहे हैं ना, बार बार पेज फॉल्ट होती जा रही है अभी। इसके बाद देखिए 3 के बाद कौन आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है। 0 पे फिर से पेज फॉल्ट होगी, ठीक है। और देखिए 3 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 4। तो 0 3 2। इसके बाद 3 आएगा, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगी, पेज सर्विस हो जाएगा। 2 आएगा, 2 भी फ्रेम में है। तो ऐसे हमने पूरी अपनी पढ़ ली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, हमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सवाल क्या पूछा उन्होंने
कि कितनी पेज फॉल्ट हुई एज, ठीक है, कंसीडर अ पेज, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो आपको मैंने बताया था कि सारी स्ट्रिंग मैंने एंटर की हैं, जहाँ जहाँ भी पेज फॉल्ट हुई है वहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया है ऊपर। तो अब मुझे करना क्या है, केवल नंबर ऑफ क्रॉसेस काउंट कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा जो आंसर आया है 9। और देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर दिया है शीट में। गुड, यहाँ पे भी देखिए वही आंसर, और देखिए एक एक प्रोसेस करके आपको दिखाई गई है। ठीक है, आप ये देखो जो जो अभी मैंने करके दिखाया है आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाइज लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको वैसे तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए एक बार में, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 2 लिस्ट आ गई हैं, जो कि वही आपकी मेमोरी बेस्ड, सीक टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है। ये तो हम लोगों ने अभी अपनी पिछली क्लास में ही किया है। ठीक है, यानी कि आज कौन सा दिन है आपका, आज आपका सैटरडे, और थर्सडे को ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं कि भाई सीक टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है ना। तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम टेकन फॉर द टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर टू द डिस्क सेट, ये देखिए सी वाला आपका सेकंड से मैच कर रहा है। सीक टाइम क्या होता है बेटा, करेक्ट ट्रैक पे जाना। ये देखिए 4, तो ए वाला 4 से मैच कर रहा है। ए वाला 4 देखिए, अरे वाह, एक ही ऑप्शन नहीं है। और एक अपना ये वाला चेक कर लो, सी वाला किससे मैच करना चाहिए था, सेकंड से। हाँ, ये लीजिए सी सेकंड थे, तो यानी क्लियर है बेटा, 2 ऑप्शन मैच कर गया मेरे, बाकी मुझे अब देखने ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है ना। हम बाकी क्यों पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों सबको मिला है। हम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इजी है उनको पकड़ लो, जो जो तुम्हें आते हैं। ठीक है ना, सीक टाइम तुमको पता है, आरएल तुमको जानते हो, अभी खूब अच्छे से बताया गया है। ये 2 हमारे मैच कर गए, बाकी 2 में देखना ही नहीं है, बल्कि हमें तो अपना आंसर पहले वाले से ही मिल गया था। सीक टाइम का 4th है, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। तो ए का 4th केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, तो मुझे औरों को देखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तब भी सबके बारे में, हर के सब के बारे में बता दिया गया है, क्योंकि क्या पता कि अगली बार किसी और चीज़ के बारे में पूछ लें। अच्छा, ये भी आपका देखिए शेड्यूलर, यानी देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट पे भी अच्छी खासी क्वेरी आई हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें बहुत क्वेरी, आप तुम लोग ध्यान दो, तो जो इनका जो डीएस वाला पार्ट था वो थोड़ा टफ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ग्राफ और हीप बेस्ड क्वेरी बहुत पूछी, और हम लोग तैयारी किसकी करके जाते हैं, स्टैक क्यूज और लिंक लिस्ट, है ना, इन सब चीज़ें। हालांकि उन्होंने देखो 2 क्वेरी उन्होंने वहाँ पे बाइनरी ट्री की साइड से भी पूछी हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। और जो वो था आपका लिंक लिस्ट, उसमें देखो एक नंबर सर्च करने वाली प्रॉब्लम भी दी है, तो वहाँ से भी दिया है। लेकिन आप देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। देखिए यहाँ पे अब आगे किसमें, ये शेड्यूलर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड CPU शेड्यूलर। समझ गए ना, यानी जो CPU का टाइम अलॉट करता है बेटा, बात समझ रहे हो, जो क्या करता है, रेडी क्यू से आपकी प्रोसेस को पिक करके CPU टाइम प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा होता है आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है कि प्रोसेस को एडमिट करता है, जो ठीक है, जो प्रोसेसेस होती हैं, यानी जो अभी प्रोग्राम फॉर्म में हैं, उनको CPU टाइम अलॉट करने के लिए लाइन में जो लगाता है रेडी क्यू में, वो आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं। फिर दूसरा कौन सा होता है, मिड टर्म शेड्यूलर, मीडियम। उसका काम क्या होता है, स्वैप इन स्वैप आउट। ठीक है, यानी कि क्या करना कि CPU में प्रोसेस को लेके आना और वहाँ से बाहर निकालना, ये काम होता है मिड टर्म शेड्यूलर का। लेकिन रेडी क्यू से CPU को प्रोसेस को ले जाना, रेडी क्यू से CPU तक, ये जिम्मेदारी होती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, एंड दे आर नोन एज CPU शेड्यूलर। तो हम जाएंगे यहाँ ए के साथ, है ना, एक ऑप्शन दिया ए ओनली, बिल्कुल। और देखो सारी बातें बता रखी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आई होप वही होगा। अ सिचुएशन वेयर 2 or more प्रोसेस आर ब्लॉक्ड, अच्छा, वेटिंग फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाई ईच अदर। कह रहे हैं कि 2 प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स पे हमला कर, ठीक है, एक दूसरे के रिसोर्स पे कब्जा करना चाहती हैं। ठीक है, और वो बेचारी ब्लॉक्ड स्टेट में आ गई हैं। तो बोले ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, तो बहुत ही इजी है, आई होप सबको इसका आंसर पता है। क्या है बोलो,
कोई बैठा है कि नहीं ऑनलाइन में? ठीक है, द आंसर इज डेडलॉक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही ईजी है, डेडलॉक। आई होप कि ये कि ऐसी क्वेरी होगी जिसका 100% जो है वहाँ जितने भी बच्चे एग्जाम में होंगे सबने सही दिया होगा। Which descheduling algorithm looks for the track closest to the current head position? ठीक है, अभी ये भी हम लोगों ने आपको याद है ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, थर्सडे को ही मैंने ये पूरा आपको करवाया था यहाँ पे, कहाँ पे, फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, कि वहाँ पे क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी कि जो डिस शेड्यूलिंग हम लोग कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने सब पढ़ा था। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि एलिवेटर वाला याद रखना। ठीक है, FCFS क्या है आपका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लूप क्या है, दोनों साइड पे जब चलता है तो देखते हुए दोनों साइड पे सर्विसिंग करता है। ठीक है, और हम लोग क्या देखा था, स्कैन। और इसमें जो मेरा जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, SSTF। ठीक है, क्या करता है वो, शॉर्टेस्ट ट्रैक पे। मैंने कहा था कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्यों, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन सा ट्रैक मेरे पास है। याद है ना, मैंने आपको बताया था, ये नंबर 2 पे आया था, SSTF। ठीक है, फुल फॉर्म क्या थी, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एक ट्रैक रिक्वेस्ट फुलफिल करते हो उसके बाद बाकी तुम्हारे पास जो रिक्वेस्ट लिस्ट आई है उनमें पूरा करके स्कैन पता लगाना पड़ता है, सबसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा ट्रैक सबसे पास है मेरे, फिर तुम अपने वाले ट्रैक को। तो मैंने बोला था कि बाकी जो मैकेनिज्म है, जो आइडिया है वो तो बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट है, पर खाली एक ही प्रॉब्लम है, क्या, इट नीड्स द कैलकुलेशन एंड रिकैलकुलेशन अगेन एंड अगेन, है ना। यानी आपका आधा टाइम तो खाली कैलकुलेशन में चला जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था, है ना। आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो यहाँ पे जो आंसर है वो यही है ना। इसके बाद फिर क्या दे दिया है कि इन्होंने, के मैप दे दिया है। ओके, चलिए के मैप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जगह बना हुआ है, क्रॉस भी बना हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, डोंट केयर टर्म। आपको के मैप को सॉल्व करना है तो के मैप में क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी वंस हैं वो कवर करने पड़ेंगे, और डोंट केयर टर्म को जो है कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हम तभी कवर करते हैं जब अगर आप बड़ा ग्रुप बनाना चाह रहे हो। ठीक है ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो कैसे कवर किया जाए। एक रोलिंग बना लीजिए, तो ये देखिए 4 वन तो ऐसे ही कवर हो गया, एक वन कॉर्नर पे और 3 कॉर्नर पे वन दिख रहे हैं, चौथे पे डोंट केयर टर्म है, तो इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ कंसीडर। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा काम। अब पहले मैं अपना ये जो रोलिंग वाला है क्वेड, ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या देखो, 0 0, यानी कि S कॉमन है, और इन दोनों में भी 0 0, यानी कि P कॉमन है। दोनों की वैल्यू 0 0 है, यानी P बार S बार। और अब अपना कॉर्नर वाला देख लेते हैं। कॉर्नर वाले में क्या है, वही 0 0, दोनों में कॉमन है, यानी कि S बार। और फर्स्ट और लास्ट में भी 0 0, यानी Q बार। तो यानी बेटा ये मेरा आंसर आ गया। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा P बार प्लस S बार प्लस QS। ठीक है, Q बार S बार। कोई मैच कर रहा है, नंबर 2 वाला। ठीक है, नंबर 2 वाला मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, देख मैंने कहा था ना, जितनी भी एल्गोरिथम है उनकी थ्योरी, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो लिस्ट मैंने सबकी अलग अलग स्लाइड बना के, अगर आपको याद हो, सब दी गई हैं। समझ रहे हैं, तो मे भी बहुत सब ना याद रहें, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है बेटा उनके फीचर याद रहें। जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि मे भी आपको चारों का ऑप्शन, चारों के जो है आंसर ना आते हों, पर अगर बेटा मुझे उनमें से 2 के भी अगर किसी तरह कहीं अगर मैच कर जाएं तो मेरी लक अच्छी हुई, तो शायद मैं 2 से ही अपना आंसर निकाल लूँ। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो आओ जरा देखते हैं क्या क्या कहानी है। तो देखो कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम दे रखा है और इनके सामने उनके फीचर दे रखे हैं, कहा मैच करवाओ। तो ज़रा पहले मैं फीचर्स मैच करवा लूँ। फीचर पहले रीड कर लें, है ना। अलाउ द प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज, यह आपका होगा मल्टी लेवल फीडबैक, सेकंड वाला जो है। FCFS प्लस प्रीम्पशन, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
सबको बराबर बराबर और फिर आउट करते जाओ। तो ये तुम्हारा राउंड रोबिन से मैच करना चाहिए। थर्ड वाला है ऑफ एन लॉन्ग एवरेज वेटिंग टाइम, ये होगा FCFS में। और कौन है, मल्टी लेवल परमानेंट असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसेस टू वन स्पेसिफिक, ये होगा थर्ड वाला। C वाला फोर्थ पे जाएगा, तो यानी एक ही तो बचा FCFS। A वाला 3 पे जाएगा। चलिए देखते हैं, A वाले 3 2 हैं, यानी फर्स्ट और फोर्थ आपका गया, ठीक है। A का 3, अच्छा A का 3 सेकंड है और फोर्थ है, सॉरी। सेकंड आंसर हो सकता है या फोर्थ आंसर हो सकता है, ठीक है। A का 3 मैच कर गया। फिर हमने B का 1 ढूंढा है, B का 1, ओके। बस ये देखिए 2 से बेटा हमारे फीचर मुझको लग रहा है, मैंने बाकी और नहीं देख रहा, मैं सीधे देखता हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं। हाँ चलिए वही है बेटा, देखे सेकंड वाला ही है। खैर यहाँ पे बेटा मुझको चारों चीज़ें याद आ गई थी, लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई अगर 2, मैंने केवल 2 ही मैच करवाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन 2 से ही काम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखो और ये सब बेटा आपको बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं या मेरी PDF फॉलो की, तो उनको पता है ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। ये भी कोई थियोरेटिकल क्वेरी है। क्या कह रहे हैं कि 2 ब्लॉक या कोड के बीच में हैमिंग, तो ये 2p+1 या 2p-1 कुछ ऐसे ही आंसर होगा। इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। तो हमें जो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2p+1। फिर इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ DFS। ओ माय गॉड, फिर से आ गया, देख रहे हैं। तो वही जो ग्राफ था, हम लोगों ने क्या देखा था कि BFS और DFS पे एक क्वेरी ऑलरेडी आ चुकी थी। अब देखिए दोबारा फिर एक क्वेरी आ गई है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ DFS। DFS शॉर्टेस्ट पाथ के लिए चलता है। इसमें कि देखिए डिटरमाइनिंग कनेक्टेड कंपोनेंट, फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस इन अ नोड इन अनवेटेड। आई थिंक कि नंबर 3 पे चलें। हाँ ठीक है, नंबर 3 बेटा इसका आंसर भी है, फाइंडिंग मिनिमम, वही यानी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। यही चीज़ मेरे दिमाग में केवल एक लाइन थी बेटा, मैं बताऊं इसका जो आंसर है वो पता लगाने के लिए, क्योंकि यही बात अभी हम लोगों ने पिछली वाली क्वेरी में भी की थी, है ना। तो इसी एक लाइन से मुझे अपना आंसर यहाँ पे मिला कि जो DFS होता है इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग यूज की है वो ये यूज की है, ठीक है कि नहीं। तो इस वर्डिंग से आपको करना पड़ेगा कनेक्ट अपनी नॉलेज को। फिर आइए बेटा नंबर 35, मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ 16x1 मल्टीप्लेक्सर। फिर वही, ये क्वेरी और भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, गेट के पेपर की क्वेरी है, ठीक है, और थोड़ी सी लॉजिकल क्वेरी है। कह रहे हैं 2x1 जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें क्या है, 2 मेरे पास इनपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है, ठीक है। यानी कि मेरा जो मल्टीप्लेक्सर है वो कुछ ऐसा है देखने में। ये क्या है, 2 मेरे पास इनपुट लाइन है और ये एक जो है आउटपुट लाइन है। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे अगर मुझे 16x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है। तो चलो भाई पहले 16 कर लेते हैं। तो देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। पर हमें तो 16 चाहिए ना। तो ये लो बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिए 16, 2x1 वाले जो है मैंने 8 मल्टीप्लेक्सर लगा लिए, यानी कि मेरे पास क्या हो गई, 16 इनपुट लाइन हो गई।
क्लियर है सबको? अब देखिए मेरे पास 16 इनपुट आ रहे हैं, हर मल्टीप्लेक्सर में दो दो, क्योंकि क्या बोला है हमसे 16:1 बनाना है। तो 16:1 का मतलब 16 आने चाहिए इनपुट और एक आउटपुट जाना चाहिए। तो मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने 2:1 वाले 8 मल्टीप्लेक्सर लगा दिए, यानी 16 इनपुट तो आ गए, पर प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट एक होना चाहिए। तुम्हारे पास कितने कितने हैं यहाँ पे आउटपुट, जरा देख के बताओ। तुम्हारे पास 1 2 3 4 8 आउटपुट आ रहे हैं, और इनको मुझे कहाँ की तरफ लेके जाना है, 1 की तरफ। तो अब जरा फिर से ध्यान देना, ये जो 4 थे इनपुट, इनके 2 जो आउटपुट हैं, इनका अब एक और यहाँ पे बना लो मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, और ये इसका एक आउटपुट आ गया। तो ऐसे क्या करेंगे, दो दो जो है मल्टीप्लेक्सर को मिला के हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कन्वर्ट। तो ये देखो बेटा, मैंने 4 यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर और लगा दिए, तो क्या हुआ कि ये जो 8 थी इनपुट लाइन, ठीक है, अब वो क्या हुआ, 4 आउटपुट में कन्वर्ट हो गए, पर 4 भी नहीं, ठीक है, यहां पे 2 लगाओ और यहां पे 2 लगाओ, ठीक है। तो ये जो 4 जो आउटपुट आ रहे थे, उनको भी मैंने, उनके ऊपर भी एक 2:1 और 2:1 लगा दिया, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे 2 इनपुट था, एक यहाँ पे हो गया और एक इनपुट यहाँ पे हो गया। तो अभी भी लेकिन 2 इनपुट आ रहे हैं, तो इन 2 के लिए क्या करोगे, एक सबसे लास्ट में एक और यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके अब तुम लोग देखो यहाँ पे मैंने टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर यूज किए, जरा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो आप देखो तो बेटा मैंने 15 मल्टीप्लेक्सर यूज किए। पहले मैंने 2:1 वाले 8 लगाए, तो 16 इनपुट लाइन, वो मेरी 8 इनपुट और 4 आउटपुट में कन्वर्ट हुए। फिर जो 4 आउटपुट थे उनको फिर मैंने 2-2 के पार्ट में डिवाइड किया, तो आखिरी में 2 बचे आउटपुट, और आखिरी वाले 2 के लिए, क्योंकि मुझे फाइनली एक ही चाहिए आउटपुट लाइन, तो इन 2 को मैंने बनाया इनपुट, एक और मल्टीप्लेक्सर लगाया, तो लास्ट में जाके मुझे एक आउटपुट देखने को मिला। और इस पूरी प्रोसेस में बेटा मुझे 15, तो यहाँ पे ये देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है, तो देखिए आंसर दिया हुआ है 15, ठीक है। हाँ देखिए, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ये 4 चीज़ें याद कर लो, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। देखिए 2025 के पेपर में जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा था कि अपनी कॉपी में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर डेडलॉक होना है तो कौन सी 4 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ डेडलॉक टू ऑकर द 4 कंडीशन, नेमली म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। समझ गए? ये चारों कंडीशन जब एक साथ, ठीक है, फुलफिल होंगी तभी बेटा डेडलॉक लगता है। अगर इनमें से एक भी कोई, ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि भाई कोई चेयर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ये बारे में था कि डेडलॉक ना लगे, तो मैंने क्या बोला था कि भाई कोई भी चेयर है या टेबल है, उसके 4 लेग होती हैं। तुम क्या करो, कोई भी एक लेग तोड़ दो, तो फिर अब वो चेयर या टेबल जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे जो है सिम्बोलाइज कर रहे हैं एज अ डेडलॉक, हो ही नहीं पाएगी, यानी वो टेबल और चेयर खड़ी नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है ना। तो 4 पैर होते हैं, चारों के नाम याद रखिए, और ये चारों एक साथ होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। मे और मे नॉट होल्ड रॉन्ग आंसर है। द सर्कुलर वेट डज नॉट इम्प्लाई, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है। और मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली, ये ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, कि ये चारों चीजें एक साथ, साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, ऑल टुगेदर, ये चारों कंडीशन जब एक साथ होंगी तभी बेटा डेडलॉक लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, याद आया कितना पढ़ा इसके बारे में हम लोग, है ना, बड़े बड़े चैप्टर हम लोगों ने कर डाले। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है, कितने अच्छे से मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाई है क्लास के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेरी में, याद है ना मैंने क्या बोला था कि, और पिछली क्लास में भी हमारे सामने एग्जाम्पल जब हम लोग फाइल एलोकेशन सीख रहे थे, वहाँ पे भी मैंने इसको फिर से रिवाइज करवाया था कि आपके पास मेमोरी तो है, आपके पास कोई जो है क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है,
आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो रिक्वेस्ट है वो कैसे मांगी गई है हमसे, कॉन्टिग्यूअस मैनर में, कह रहे हैं कि हमें एक साथ चाहिए, तो वो हम नहीं दे पा रहे हैं। यानी बेटा मेरे पास 15 ब्लॉक खाली हैं और आप हमसे 8 ब्लॉक की डिमांड कर रहे हैं, पर मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि वी नीड द 8 ब्लॉक टुगेदर। ये जो प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए क्या है, व्हेन enough total memory space exists to satisfy a request but it is non-contiguous, storage is fragmented into a large number of small hole। आपको सही बताऊं, मुझे और कोई ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ऑप्शन से ही बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही आंसर होगा। ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए ऑप्शन 1। तो ये सब देखिए बेटा थियोरेटिकल क्वेरी है आपकी। इन डैश द सर्च टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। तो बेटा ये हैशिंग में, हाँ याद आया आपको, है हम लोग हैश मेथड बनाते थे, याद करिए। और उस चैप्टर की शुरुआत में ही हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी थी कि बेटा जब हम लोग हैशिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मेरा सर्च टाइम कम से कम हो। एक बहुत ही लार्ज डेटाबेस है जहाँ पे मुझे क्या करना है, सर्चिंग है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सर्चिंग की वो क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ 1। ये हमारी कोशिश होती है कि हमेशा क्या हो, ऑर्डर ऑफ 1 हो, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हों, मुझको एक फाइनाइट टाइम लगना चाहिए उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए। ठीक है, हैशिंग का पूरा बेस या कॉन्सेप्ट ही इसी एक चीज़ के ऊपर है ना। तो इसमें मैं बताऊं तो मुझे ज़्यादा कहीं कुछ देखना ही नहीं है, मैं सीधे हैशिंग पे क्लिक करूंगा। बाकी जो कहानी यहाँ पे आई होप बता रखी होगी। बिल्कुल हैशिंग है आपका आंसर। अच्छा, फिर यहाँ पे आ गया है एल्गोरिथम बेस्ड क्वेरी आ गई है। आई होप ये थोड़ी सी ट्रिकी होगी कई लोगों के लिए, पर इसको जब आप पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे दे दिया है मैंने पूरा, ठीक है, बता दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इन्होंने इसका ए वाला, जो बाइनरी सर्च है, ठीक है, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, लीनियर सर्च है, इन सब का जो नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज़ आपके सामने आ गया है, BFS एंड DFS। ठीक है, तो देखिए जो BFS है, ब्रेथ फर्स्ट, और ये आपका काम करता है किसके ऊपर, स्टैक पे। जो मुझे याद है मैं उस पर देख रहा हूँ। DFS काम करता है क्यू पे। चलिए ये दो तो मुझे कंफर्म है ना, 1 और 4। ए का 1, ए का 1, बी का सेकंड और थर्ड है। इसका थोड़ा सा स्टोरेज ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट प्रायोरिटी पे है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, ओके, वही मैं कहूँ प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। DFS हाँ सही बेटा, मैंने यहाँ पे मुझसे ही उल्टा लिख गया।
BFS क्यू की तरह होता है, DFS स्टैक की तरह होता है। ठीक है, यानी ए का आंसर है 4th। ओके, तब फिर ये तुरंत मैच कर जाएगा। हाँ, और DFS काम करता है स्टैक की तरह। तो देखिए ये जब पढ़ाया गया है ना तो तुरंत ही बता दिया गया है। अगर आप वो शीट देखो या अगर मेरा वीडियो देखो, जब यहाँ पे मैंने ये 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, मैंने क्या बोला, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग जब भी लिस्ट मैच कराएंगे ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको चारों ऑप्शन आते हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि चारों ऑप्शन हमें आते हो या चारों के आंसर हमें कंफर्म हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें से 2 या 3 भी आंसर आते तो आप क्या देखते हैं कि मैंने पूरा पेपर इसी चीज़ के ऊपर सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल चीज़ें मुझे पता है ये याद रह जानी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंटेंट कम नहीं है, बहुत कंटेंट पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे उम्मीद करूँ कि नहीं यार तुम्हें सब याद होगा, ऐसा नहीं है। तुम देखो मुझसे आते हुए भी यहाँ पे फॉल्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं बी और डी में ही खाली बस मामला गड़बड़ हो रहा है, जबकि ये कितनी बार मैंने खुद पढ़ाया है आपको कि ये जो BFS होता है, ठीक है, वो हमेशा क्यू वाले फॉर्मेट पे काम करेगा, और जो DFS है दैट विल वर्क ऑन द फॉर्मेट ऑफ ए स्टैक। तो अगर केवल मुझको ये 2 बातें आती हैं तो आप क्या देखते हैं कि मैं बड़े आराम से अपने आंसर पे चला जाता हूँ। मेरा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। सही है ना, पहला ही ऑप्शन है, कौन सा है? और देखिए यहाँ पे पूरा उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, पहला वाला ही है। तो ये बेटा हम लोग का यहाँ पे पेपर हो गया, कौन सा? ये 2025 वाला। इसकी ये जो शीट है ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा कि आपको जब भी मतलब आराम से बैठ के आप इसको रीड कर सकें। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मैंने पूरे सॉल्यूशन दे रखे हैं उसके अंदर, कि कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप उन सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं है तो मैंने वीडियो में फिर कई जगह आपको चीज़ें सॉल्व करके दिखा दी हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को जब आप करोगे एक साथ तो अच्छे समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट ये था कि हम उनका लेवल देखें। ठीक है, पहली चीज़ क्या देखी आपने, जो सरप्राइजिंग चीज़ थी, न्यूमेरिकल्स। कितने न्यूमेरिकल किया आपने, ध्यान दिया? मुश्किल से 2 या 3। ठीक है ना, 2 ही 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी पड़ी, वरना सब हम लोग क्या परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल के लिए, सर न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे। तो आपने देख लिया, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी बेटा मारती है हम लोगों को। पढ़ाई बहुत करनी है, ध्यान रखो, थ्योरी बहुत पढ़नी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आप खुद यहाँ पे समझ सकते हो कि केवल जो ग्राफ, जो कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक पे आता है, आप देखिए उसी ग्राफ से केवल 3 या 4 क्वेरी आ गई है ना। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ क्या देख रहे हो आप कि सब चीज़ पूछी गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अगर मैं आपसे बात करूं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो अनटच रह गया हो। और वही सेम चीज़ कहाँ रहा आपका, जो हम लोगों ने सी वाली तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी DS जो आपका टॉपिक था वहाँ पे भी देखो मेनली उन्होंने सारे फॉर्मेट को कवर करने की कोशिश की है। तो यानी पढ़ाई पूरी करनी है। खाली जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई क्या हुई कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है वो सबसे कम पूछा गया है। वो क्या है आपका, बूलियन है ना भाई। बूलियन में हम सब लोग जो है मास्टर रहते हैं, पर वहाँ से ध्यान दो तो केवल 2 या 3 क्वेरी आई हैं। नंबर सिस्टम से तुम देखो तो प्लेनली वहाँ से भी 2 ही 3 क्वेरी आई हैं। अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि केवल 6 क्वेरीज आई हैं आपकी नंबर सिस्टम और बूलियन से। ठीक है, और बाकी आप देखो तो जो करीब जो है 16 क्वेरी दी हैं उन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये है। चलिए अब अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर, 2024 का जो पेपर था। हालांकि वो वीडियो पड़ा हुआ है आपका ऑलरेडी, जो आपकी ऐप है, अगर ऐप आपने कर रखी सब्सक्राइब तो वहाँ पे वो वीडियो ऑलरेडी है। लेकिन ये 2025 वाला आप लोग जो है इसको करिएगा, देखिएगा। फिर मिलता हूँ आपको मैं जल्दी। ठीक है, चलिए हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, होली भी अब आप लोगों की आ गई, होली के बाद मिलता हूँ फिर। ओके, थैंक यू।